नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि 2000 में बड़े संघर्ष के बाद इस राज्य का निर्माण हुआ। बड़ी उम्मीदें थी, उत्तराखंड वालों को लगा कि बहुत कुछ मिल गया है। मिला भी बड़े संघर्षों के बाद तो उम्मीद भी जगती है, लेकिन हमेशा उत्तराखंड राज्य बनने के बाद राजनेताओं के कारण चर्चाओं में रहता है, और चर्चाएं भी ऐसी जो छोटे राज्य के लिए पचती नहीं। कहा जाता है कि ये सब चर्चाएं बड़े राज्यों में होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में 2016 में राष्ट्रपति शासन भी देखना पड़ा। कारण क्या था, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज महत्वपूर्ण चर्चा है कि 2016 में एक स्टिंग होता है और वो मुख्यमंत्री का होता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय हरीश रावत कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे। एक पत्रकार ने स्टिंग किया और कहा जाता है कि किसी पार्टी के इशारे पे किया। बात आई गई चली गई। उस समय बहुत चर्चाओं में रही। चर्चाओं के बाद फिर चुनाव लोकसभा का आ रहा है। हरीश रावत एक्टिव है। कांग्रेस में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को इस समय उत्तराखंड में टक्कर दे सके। हो सकता है उसका कारण यह भी माना जा रहा हो कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, क्योंकि नाम तो कई है लेकिन सामने दिखाई नहीं देते। करण मेहरा को जब से अध्यक्ष बनाया गया तब से हरीश रावत हमेशा चर्चाओं में रहने की कोशिश भी करते हैं और कवायद भी करते हैं। सीबीआई ने फिर से उस जिन्न को जगाया है जो 2016 में स्टिंग को लेकर के था। उसी पे चर्चा करेंगे और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मधु भट्ट जी है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से महेश जोशी जी हैं, सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और उत्तराखंड को नब्ज को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और इन दोनों पार्टियों के साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में एक ऐसे शख्सियत है जिनको आप चैनलों पे देखते होंगे और ये लीग से हटके भी बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विषय को दमदारी से रखते हैं। डॉक्टर महेंद्र राणा जी। महेंद्र राणा जी, सबसे पहले आपके इस पास चलते हैं। महेंद्र राणा जी, क्या जब राज्य बनता था, आप लोग भी उस समय छोटे रहे होंगे, लेकिन संघर्ष में आपने हिस्सा लिया होगा, क्या उस समय लगता था कि इस राज्य को बनने के बाद उसी संघर्ष का सामना 2022 और 23 में भी करना पड़ेगा जो 2012, 13, 14 से लेकर 2002 से लेकर के 2000 तक ये करना पड़ा था? देखिए, आपने उत्तराखंड आंदोलन की बात की और निश्चित रूप से उत्तराखंड का हर व्यक्ति सक्रिय रूप से, कुछ लोग डायरेक्ट रूप से और कुछ लोग भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब लेकिन आज की अगर बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय उत्तराखंड बनाओ आंदोलन था और इस समय जो उत्तराखंड में राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिलता है और गाहे बगाहे ऐसी शर्मसार घटनाएं जो है उत्तराखंड की राजनीति में आती है, तो ये लगता है कि उत्तराखंड बनाओ आंदोलन जैसे उस समय था, उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की भी जरूरत हमारे प्रदेश को है। तो मुझे ये लगता है कि जिस घटना की हम बात कर रहे हैं जो 2016 में हुई, नैतिकता के आधार पे भी अगर हम देखें और इसके जो नाटकीय परिदृश्य जो इस स्टिंग में आए और 2 स्टिंग ये थे अलग अलग, उसमें बहुत ज्यादा सवालिया निशान भी उठते हैं कि एक तो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जहां सरकार की स्थिरता राज्य की भलाई के लिए, राज्य की उन्नति के लिए बहुत जरूरी होती है, तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये राजनीतिक अस्थिरता किसके द्वारा पैदा की गई। क्या ये विपक्षी जो राजनीतिक दल उस समय था उसकी कोई साजिश थी, जैसा कि हरीश रावत जी ने भी आरोप लगाया था इस स्टिंग के बाद, और या फिर जो है ये एक कांग्रेस की राजनीतिक भूल कह सकते हैं, या वो भाप नहीं पाए कि हमारे जो विधायकों का जो खेमा है उसमें से एक बहुत बड़ा खेमा ये असंतुष्ट है, ये नाराज है और ये बगावत कर सकता है। तो ये एक बहुत ही जांच का विषय है और आज के जो नए पीढ़ी के हमारे लोग हैं उनको इस पे जरूर मंथन करना चाहिए कि स्टिंग तो अलग बात है, उसकी नैतिकता अलग बात है, लेकिन ये अस्थिरता, जो राजनीतिक अस्थिरता इस छोटे राज्य में उस समय भी आई और आगे भी कई बार आ सकती है, ऐसी घटनाएं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो 2 पार्टियों का ही मेन वर्चस्व रहा है। दुर्भाग्य से जो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल जो एक क्षेत्रीय दल था वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहा है। तो ये जो 2 राजनीतिक दल हैं ये मेन आपसी कंपटीटर है और ऐसी घटनाएं कई आगे भी घट सकती है। तो ये राजनीतिज्ञों के लिए भी
चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनको सबक सीखने के लिए ये घटना है कि इस प्रकार की कोई घटना अगर उत्तराखंड में घटती है तो न केवल हम पूरे देश और विश्व में बदनाम होते हैं नैतिकता के आधार पर, लेकिन साथ ही साथ में जो अस्थिरता इन घटनाओं से आती है उससे भी जो है राज्य को नुकसान होता है। सर मैं लौटूंगा। महेश जी, कांग्रेस को कांग्रेस ने मारा 2016 में। हरक सिंह कांग्रेस के सामने खड़े हुए और हरक सिंह की टीम ने जो हरकत की उससे आप 2017 में सत्ता में नहीं आए ये भी कहा जा सकता है। और वही हरक सिंह को जब भाजपा ने दुत्कार दिया, निकाल दिया, आपने गोद में बैठाया। और उसी हरक सिंह और हरीश रावत आज दोनों, जबकि अगर देखा जाए सीबीआई जब जांच करेगी तो दोनों पहलू विपरीत होंगे। ऐसे में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? देखिए, जिस तरह के घटनाक्रम 2016 में हुआ है वो सबसे पहले तो वो देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है और हम इस चीज की शुरू से ये भर्त्सना करते हैं और हमने ये बात कही है कि यहाँ इस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से खरीद फरोख्त का माहौल पैदा किया जा रहा है और इसमें तो सीधी साधी एक साजिश है जिसमें इस तरह का माहौल किया गया जिसमें विधायकों को सरेआम खरीदने की कोशिश। अच्छा, मैं जिस विधायक को खरीदा गया फिर उसको आपने वापस क्यों ले लिया? आप कह रहे खरीद फरोख्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा फरोख्त किया, आपके लोगों को तोड़ा, आपकी सरकार को गिरा दिया, फिर उनको आपने वापस लिया। देखिए, मैं समय की घटना के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जो स्टिंग हुआ है और जिस तरह के उस समय का माहौल था और जिस तरह की उसमें मैं उस पे जा ही नहीं रहा। आपने कहा खरीद फरोख्त हुआ, खरीद फरोख्त का मतलब हरीश सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा आपके अनुसार नहीं? सुन और खरीदने के बाद उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा। और उसी हरक सिंह रावत को आप चुनाव में लेके उतरते हो और वही हरक सिंह रावत कांग्रेस का झंडा बदार हुए पड़े हैं, आज झंडा लेके घूम रहे हैं। मैं दोनों 2016 की बात कर रहा हूँ, जो स्टिंग हुई उसके ऊपर उस मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो 2016 की जो घटना हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें जिस तरह के प्रपंच रख के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है। मधुर भट्ट जी, अगर एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आज के समय सीबीआई का जो ये इस पन्ने को पुनः इस किताब को खोलना, मतलब एक राजनीतिक दृष्टि से अगर ईमानदारी से कहा जाए तो कैसे देखेंगे आप? क्योंकि प्रश्न आप ही के ऊपर है, इस समय की क्या जरूरत है? देखिए सीबीआई जो है सर्वोच्च संस्था है और उसका जो एक काम करने का तरीका है वो अपना है। दूसरा न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, जैसे माननीय न्यायालय के द्वारा और सीबीआई के द्वारा इस विषय पे जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिएगा, जो प्रक्रिया चल रही थी उसके तहत ये बात आई है, सामने ये बात आई है। और जिस प्रकार से देखिए 2016 का जो प्रकरण है उसको स्वयं पूरी उत्तराखंड की जनता ने देखा है और वो किसी दल के द्वारा नहीं किया गया, वो एक पत्रकार के द्वारा। देखिए पत्रकार की एक अपना चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो उसने जो उत्तराखंड वासियों के सामने एक सच्चाई सामने लाई कि किस प्रकार से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय हरीश रावत जी, मैं उनका नाम इस समय लेना उचित नहीं समझती क्योंकि देखिए न्यायिक प्रक्रिया है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जो ये प्रकरण चला था उसको पूरे सबने देखा और उसके तहत जो है इनके चाहे इनके विधायक थे, मंत्री थे, वो स्वयं इतने परेशान हो चुके थे कि वो स्वयं ही इनके दल को छोड़कर चले गए। और उस समय ये भी एक कथन था, मैं आपको बताना चाहूंगी कि खाता ना वही जो माननीय हरीश रावत जी का है वही सही। ये पूरा आम जनता के बीच में, और ये हम नहीं कहते थे, ये इनका कार्यकर्ता कहता था। तो इस प्रकार की जो बातें जो चरम सीमा पर, जो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर दिखाई दे रहा था, उससे पूरी इनके मंत्री और विधायक की आहत नहीं थे बल्कि पूरी जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी। और इसके कारण जो है वो पूरा सबने देखा ही है कि हम 2 बार अभी चुनकर भी आए। साथ में मैं कहना चाहूंगी, देखिए सीबीआई जो है वो एक संवैधानिक जो संस्था है, जो पूरा न्यायालय के द्वारा ये पूरी भी इसमें काम कर रही है। उसमें किसी को भी, चाहे हमारे कांग्रेस के भाई हो, चाहे माननीय हरीश रावत जी हो जो कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल सही था, और चाहे कोई भी हो, उसमें अगर न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है तो उनको साथ देना चाहिए। और इससे क्या होगा कि राजनीतिक दृष्टि से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं मान गया आपका कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 16 के बाद आज 23, ठीक है, आप भी समझते होंगे
4 साल उधर हो गया, 3 साल इधर, 7 साल हो गए, 7 साल में दूध और पानी अलग नहीं हुआ। 24 का चुनाव सामने है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग इसे ये लोकसभा चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं कि जनता तो देखिए, लोग क्या देखें, लोग बिल्कुल जनता जो चाहती है वो चाहती है कि जो हम जिसको जो वोट दे रहे हैं, जो हमारा नेता है, वो बिल्कुल जो है पूरे हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, और आदर्श नेता को ही चुनते जनता वोट देती है। लेकिन अगर हमारे जो आदर्श जो नेता इस प्रकार का जो एक स्टिंग ऑपरेशन में जब वो दिखाई खुलेआम टीवी में दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जनता भी आहत होती है और निश्चित रूप से उनका मन जो है वो खराब होता है। और साथ में क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, हम चाहते हैं, देखिए आज अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन अगर 2 बार आया है तो इसीलिए आया है कि जनता ने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल जो एक जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है, बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल हमने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, और हम किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शते नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, मदन बिष्ट का स्टिंग किया हरक सिंह रावत, हरीश रावत का स्टिंग किया उमेश कुमार ने, हरीश रावत का स्टिंग करके उमेश विधायक बन गए। मदन बिष्ट का स्टिंग करने के बाद मदन बिष्ट विधायक बन गए, और उस मदन बिष्ट के साथ आज उसी पार्टी में हरक सिंह रावत एक साथ मंच शेयर करते हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, वाकई ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो हम एक पहलू जो देख रहे हैं, और जो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाह रही है कि इस स्ट्रिंग में मेन कल्प्रिट कांग्रेस या हरीश रावत है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रिंग को बिल्कुल सही मानते हैं तो कहीं ना कहीं उंगली भारतीय जनता पार्टी पे भी उठ रही है, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग सुनेंगे सामने थे, आज दोनों साथ बैठे हैं। जब सीबीआई पूछताछ करेगी तो क्या हरक सिंह मदन बिष्ट के खिलाफ बोलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, हरीश रावत के खिलाफ बोलेंगे? जी बिल्कुल, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज राजनीतिक परिस्थितियां 2016 से बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। अभी माननीय हाईकोर्ट ने जो है सभी जो स्ट्रिंग में इन्वॉल्व है उनका वॉइस ओवर का वो दिया है, क्योंकि अभी तक तो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए जो है और ऑर्डर दिया है। उसी से ये सत्यता साबित होगी कि स्ट्रिंग में कोई साथ में उसके साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया है। लेकिन हम मान लेते हैं एक बार कि स्ट्रिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक व्यवहारिक रूप से देखने में लग रहा है दोनों ही स्ट्रिंग में सामान्य बातचीत हो रही है, बिल्कुल एक अनौपचारिक तरीके से, जैसे आप और हम लोग बैठ करके बात करते हैं। और उसी में एक हिसाब से ये बहुत बड़ा धोखा कह सकते हैं कि बिना सामने वाले को इसमें पता किए हुए उसका स्ट्रिंग किया जा रहा है। लेकिन राणा साहब आप तो राजनीति की नब्ज को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम 16 में जाते हैं तो हरक सिंह बैठ के मदन बिष्ट का भी स्टिंग करते हैं। अब हम 23 में आते हैं, उसी प्रकार की जांच होती है। अगर तब जांच होती तो हरक सिंह सीधे सीधे कहते कि भाई मदन बिष्ट भी मिले हुए हैं, हरीश रावत पैसा की बात मांग कर रहे हैं। आज हरक सिंह का क्या रोल होगा? हरक सिंह तो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। हरक सिंह कह रहे मैं अपनी वापस दे रहा हूं अपना केस। तो ऐसे में जो ये राजनीतिक अगर सरगर्मियां हैं या राजनीतिक रूप से हरक सिंह कहां दिखते हैं आपको? क्योंकि उत्तराखंड जब से बना है हरक सिंह हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। आप चाहे जैनी प्रकरण ले लें, चाहे पटवारी घोटाला ले लें, जब भी आपने देखा होगा ये हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने दबाव बनाया कि हमको, हमारी बहू को, पता नहीं किसको किसको, इनके जानने वाली को टिकट दिया जाए।
नहीं दिया गया। इन्होंने दबाव बनाया, भाजपा ने इनको बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया, कांग्रेस ने रोक लिया। कांग्रेस ने सोचा इनको लाएंगे, 2-4-10 विधायक आएंगे, हम सरकार बना लेंगे। मामला खुद से निकला, इनकी बहू भी हार गई, इनका अस्तित्व भी संकट में आ गया। और ऐसे में कांग्रेस क्या ये जो स्टिंग का प्रकट दोबारा आया है, हरक सिंह रावत को किस नजर से देखी करेगी, सामने लाएगी? क्योंकि हरक सिंह रावत का भविष्य है। हरक सिंह रावत का हरीश रावत की तरह जो हमारी समझ से वो उतनी उम्रदराज नहीं है। हरक सिंह रावत अभी काफी लंबी पाली खेल सकते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए हरक, कि हरक कहां पर खड़े मिलते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हरक सिंह रावत जी का अगर हम शुरू से राजनीतिक एक स्टाइल देखें तो वो हमेशा विवादों के नेता रहे हैं और उस विवाद से कैसे राजनीतिक लाभ लेना है ये भी उनको बहुत अच्छे से आता है। अब मैं आपको आज का परिदृश्य बताऊं कि इस समय हरिद्वार जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे हरीश रावत जी भी सक्रिय है और हरक सिंह रावत जी भी अदर खाने जो है वहां पे ये पैक बना रहे हैं कि उनको वहां से लोकसभा का टिकट मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और क्योंकि हरक सिंह रावत जी अब इतने यूज्ड हो चुके हैं कि दल बदल के लिए या अपनी जो है आस्था को जो है तुरंत बदलने के लिए, तो मुझे लगता है अगर और नब्ज पकड़ने में भी वो जनता के नब्ज को भी कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं कि इसलिए वो आज तक जब भी चुनाव लड़े वो कहीं से हारे नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकरण से कहीं ना कहीं वो अपना फायदा उठा सकते हैं, अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं हरिद्वार के मामले में। और अगर ये मामला हरीश रावत जी के गले की फांस बनता है तो उनके लिए, अगर कांग्रेस में भी ये अपनी लॉबिंग करने में बड़ा आसान होगा दिल्ली में कि टिकट उनको मिले न कि हरीश रावत जी को। डॉक्टर साहब बात आपकी सही है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मैं सोची डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकसभा चुनाव सामने है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ये गेम खेली हो, लेकिन कहीं न कहीं ये उसकी भी लड़ाई है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से हरक जाएंगे कि हरीश जाएंगे या इनके लोग जाएंगे, ये भी लड़ाई हो सकती है। देखिए ये तो हाईकमान तय करेगा किसे कौन सी सीट से लड़ना है जी, तो उसके बाद ही ये तय होगा कि हरक करेंगे या हरीश रावत जी से लड़ेंगे। जी, कहा जाता है कि हरक सिंह को जब उनकी बहू को टिकट दिया गया तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि शांति से चुनाव जीता हो, सरकार बनाओ, लोकसभा में तुमको भेजा जाएगा, तुमको लोकसभा लड़ाया जाएगा। तो ऐसे में हरक मान के चल रहे हैं कि उनको हरिद्वार से चुनाव मिले, टिकट मिल सकता है। तो उच्च स्तरीय बातें हैं कि क्या बात हुई उनकी, ये तो हरक सिंह रावत जी जाने, लेकिन जो है उनकी जो हाईकमान तय करेगा वही। मतलब इन दोनों की लड़ाई में ये माना जाए कि नुकसान कांग्रेस का झेलने को कांग्रेस भी तैयार है और आप जैसे कार्यकर्ता नेता भी तैयार है कि ये लड़ते रहे, भले कांग्रेस जीते चाहे हारे। देखिएगा कि हरिद्वार लोकसभा में जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के फेवर में आएंगे, ये देखिएगा। चलिए मधुकर जी, ये कांग्रेस की आपस की लड़ाई है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ले रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि केवल 5 लोकसभा की सीटें हैं और उन लोकसभा सीटों के रिजल्ट में उनके जो अभी तक के समीकरण है या जो आकलन है या ये कह लीजिए कि जो उनका सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए साम दंड भेद सब कुछ आजमा रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पांचों की पांचों जो लोकसभा सीट है वो हमारे पक्ष में आने वाली बहुत मजबूती के आधार पर मैं ये कह रही हूँ। अगर आप हरिद्वार लोकसभा की बात ही करें तो अभी आप लगातार जिस प्रकार से देख रहे होंगे हमारे पंचायतों में हो चाहे हमारे नगर पालिका में हो, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत बड़ी संख्या में जो इनके वरिष्ठ जो नेता थे जो कांग्रेस के, जो अपने को 40-40 वर्षों से 50-50 वर्षों से कांग्रेस के बिल्कुल सिपाही कहते थे, वो नेता भी इनसे टूट कर अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, लगातार शामिल होते रह रहे हैं। और साथ में क्योंकि हमारा जो एकमात्र जो हमारा जो ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी जो हमने जो जनता की सेवा के लिए जो हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं, अभी हमारे लोकसभा के जो माननीय लगातार अपने क्षेत्र में बिल्कुल बनाइए नहीं देता था, कोई नजर भी नहीं आते, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो चाहे ऊपर के कार्यकर्ता हो, खाली केवल टीवी चैनलों में बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला, जनता कुछ नहीं रहने वाला। हम हमारे जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं लगातार, हमारे वो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे अभी 5 लोकसभाओं में बहुत बड़ी रैलियां होने जा रही है जिसमें हमारे पूरे केंद्र से भी हमारे उसमें
केंद्र के भी मंत्री उसमें आएंगे और साथ में यहाँ के हमारे 5 लोकसभा के सांसद भी रहेंगे, साथ में हमारे विधायक रहेंगे, साथ में यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। तो बहुत बड़ा अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में हैं, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हम पांचों की पांचों सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने जा रहे हैं ताकि हम मजबूती के साथ पूरे आगे जो राष्ट्र की उन्नति के लिए हम सब लोग सहायक बने और उसी के लिए हम काम करें। मधु जी, आपको क्या विश्वास है कि 5 की जो 5 लोकसभा की सीट आपके पास है उन्हीं 5 को चुनाव लड़ाया जाएगा? क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र क्या मैं सीधे कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ही चर्चाएं हैं कि 3 प्रत्याशी आपके बदले जा रहे हैं। देखिए ऐसा, देखिए हमारे यहाँ तो संगठन के किसी को भी, चाहे कोई भी हो, किसी को भी बिठाया जा सकता है, किसी को भी हटाया जा सकता है। तो ये तो हाईकमान तय करता है, उसके बाद सर्वे के आधार पर तय किया जाता है। सर्वे के आधार पर भी बार-बार जो है उसकी रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है कौन जो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है, कितना जनता के लिए काम कर रहे हैं, कितने लोकप्रिय हैं और साथ में जो हाईकमान है वो तय करता है सब मिला के। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जो एक परिवारवाद चला रहा है, एक परिवार का ही रहेगा। जैसे मैं कल बहन जो अपनी रावत जी है, बहन रावत जी को बयान सुन रहे थे कि नहीं मेरे पिताजी ही आज आने वाले समय में लोकसभा के वो चुनाव के प्रत्याशी होंगे। तो इस कारण पहले से ये इससे साफ जाहिर होता है कि जो अन्य कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उस दल में वो कहाँ जाएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, आम से आम कार्यकर्ता हो, बूथ का कार्यकर्ता भी कभी कहीं का उसको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन मतलब ये जो आपने सही कहा, लेकिन परिवारवाद से आप भी अछूते कहाँ रह गए? राष्ट्र से लेकर के अगर पंचायत तक देख लिया जाए तो हर जगह परिवारवाद का, मैं ठीक है, मैं कहता हूँ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी छाया आप पे भी जाती है। मैं कई नाम जुड़ा सकता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को आगे किया है, चाहे वो आप अनुराग ठाकुर से लेकर के आप राजनाथ जी के बेटे को ले लीजिए, कहीं से परिवारवाद से कोई अछूता नहीं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि काबिल लोग हैं, नो डाउट, लेकिन ये परिवारवाद की जो भाषा बार बार कांग्रेस में थोपी जाती है वो तो भाजपा में भी लागू होती है। मैं देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई योग्य है, कर्मठ है, काम कर रहा है, बचपन से उसकी रुचि है और वो काम कर रहा है, ऐसे नहीं कि उसको तुरंत आ जाए। अनुपमा रावत को आप कैसे मान सकते हो कि राजनेता हो नहीं सकती? अनुपमा को अगर आप कह रहे हो खैरी साहब की बिटिया है और वह परिवारवाद के नाते हैं, ये कैसे कह सकते हो? देखिए इसके साथ आप देखिए, जब वो बन गई, ठीक है, उनकी काबिलियत थी, वो विधायक है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर वो आज की डेट में, जहाँ माननीय हरीश रावत जी को नकार दिया गया हरिद्वार की जनता ने, वहां पर अगर वो कह रही है कि नहीं आज की डेट में उन्हीं को मिलना चाहिए, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, फिर उन्हीं की वो एक किस्म से उन्हीं का सपोर्ट कर रही है, तो वो जो अन्य जो वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के जो क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, जो काम, जो कोशिश कर रहा है, उसका अपमान कर रहे हैं। और जो तो ये डॉक्टर राणा साहब, डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा जी, कांग्रेस पार्टी का कहना अपना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना, एक राजनीतिक पर्यवेक्षक की नजर से, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप बताइए, दोनों आदमी कहते हैं कि परिवारवाद कांग्रेस में है और भारतीय जनता पार्टी उसी परिवारवाद को लेकर के छोटे स्तर से बड़े स्तर पर कांग्रेस पे आरोप लगाती है और कांग्रेस उसका अनदेखी करते हुए परिवारवाद को बढ़ावा भी देती है। तो क्या ये माना जाए कि अगर कोई परिवार का काबिल आदमी आगे जाना चाहता है उसको नहीं भेजना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें दोनों पार्टियों के को मैंने समझा है बहुत गहराई से, और दोनों में थोड़ा सा परिवारवाद की परिभाषा में अंतर भी है। अगर हम देखेंगे तो एक जगह निश्चित रूप से जिस परिवार पे आरोप लगता है गांधी परिवार, उसका वर्चस्व रहा है और केवल गांधी परिवार के लिए ही परिवारवाद का आरोप भाजपा बार बार लगाती है, उसी पे टारगेट करती है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक बहुत बड़ा परिवारवाद है और वह है संघ परिवार का परिवारवाद। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में किसी को भी हम कुछ बना सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये पावर भी केवल संघ परिवार में है और ये मैं मानता हूं कि संघ परिवार किसी को भी उतार सकता है और किसी को भी बढ़ा सकता है। यहाँ पे परिवार संघ है और वहां पे परिवार गांधी परिवार है। मधु जी जवाब दीजिएगा, संघ परिवार के इतना बड़ा आरोप लगा दिया डॉक्टर साहब ने। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक अपनी अलग एक संस्था है, वो समाज के लिए अलग तरीके से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है, विचारधारा, एक राजनीतिक पार्टी है, वो अलग पार्टी है। वो वहाँ पे जनता हमारा एक संगठन है और संगठन में जो चुने हुए
प्रतिनिधि किसको चुना जाना है, किसको रखा जाना है, ये पूरा हमारा एक समिति बैठती है। उस समिति के आधार पर वो तय करती है। और ऐसा नहीं है, हमारे वार्ड से लेकर पूरे हर उसमें बूथ स्तर तक पूरी कमेटी बैठती है, तो वो तय करती है। तो इसमें इस प्रकार का ये जो आरोप लगाना है, मुझे लगता है बहुत ही मिथ्या आरोप है, क्योंकि आजकल तो मैं देखती हूँ हर कोई किसी बात को लेकर सीधे संघ परिवार पे आरोप लगाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसके बारे में डॉक्टर साहब का कहना है एक चीज, डॉक्टर साहब के संस्था है और जो पूरे समाज के लिए वो बिल्कुल एक ऐसी संस्था है जो पूरे सब के लिए बराबर है, तो अलग तरीके। लेकिन डॉक्टर साहब की बात से थोड़ा सा मैं सहमत इसलिए भी हूँ, आप याद करिए कि 10-20 मतलब 2 दशक पहले यही आरएसएस के लोग राजनीति में पदार्पण नहीं करते थे, आज बहुतायत में है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि वह अलग संस्था है, वो अलग विचारधारा है, उनका कार्यशैली अलग है, कैसे इसको मना कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कई नाम जुड़ा सकता हूँ मैं भी, जो आरएसएस बैकग्राउंड से आए हैं और आज बड़े पद पे हैं। देखिए देखिए राजनीति में आने के लिए अपनी इच्छा होती है और अपना कार्य क्षेत्र होता है। कोई सेवा के भाव से अगर राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से कोई भी हो, हमने तो सबको कहा है, हमारे यहाँ चाहे किसी भी दल से आए हो, हमने कहा कि ठीक है आप आइए, लेकिन हमारी जो विचारधारा है उससे आपको चलना होगा। चाहे कांग्रेस से आए, चाहे कहीं और सपा से आए, लेकिन हमने कहा हमारी जो विचारधारा है राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र और व्यक्ति के लिए आपने काम करना है, समाज के लिए आपने काम करना है। अगर सेवा भाव से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो निश्चित रूप से जुड़िए। यहाँ किसी पद प्रतिष्ठा की लालसा लेकर आप यहाँ पर मत आइए, क्योंकि राजनीतिक जीवन यहाँ पर जो हमारा है, हमारा काम है सिर्फ सेवा करना। और जनता की सेवा हम किस प्रकार से करते हैं, जो हमारे पास माध्यम है, हम उस प्रकार से अपने जो संसाधन है, जो हमको दिया हुआ, जो दायित्व हमें दिया है, उसका ठीक प्रकार से अगर हम निर्वहन करें तो निश्चित रूप से जनता के लिए हम सहायक होंगे और पूरे राष्ट्र का विकास होगा, पूरा समाज का विकास होगा। महेश जोशी जी, समाज सेवा के नाम के पर राजनीति की तरह हर आदमी तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करते हुए पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आप केवल राजनीति करते हुए सबसे छोटी पार्टियों की तरफ मूव कर चुके हैं। आज अगर कहा जाए तो आप हकीकत में भले राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन गिनवाने के लिए आपके पास कितने राज्य बचे हैं? तो क्या ये माना जाए कि जिस सेवा भाव की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही, वो सेवा भाव आपसे छूट चुका है? ऐसा नहीं है। जिस तरह से भाजपा सत्ता में आई है, जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आई है और जनता से इन्होंने वादा खिलाफी की है, तो हम तो सड़क पे, जनता ने हमें सड़क पे का आदेश दिया था, हम सड़क पे जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। अब देखिए, अब महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, इनके ऊपर हम लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो आप ये मतलब ये कह नहीं सकते कि कांग्रेस आपको कहीं दिख रही है। तो हम सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ इनके नकेल कसने का काम कर रहे हैं। देखिए संघर्ष देखिए, संघर्ष जब सफलता में बदले, जब संघर्ष सफलता में बदले, तभी तो आपका कहा जा सार्थक होता है। भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष सफलता, आप संघर्ष की बात कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो खींचातानी है कहीं न कहीं वहां भी है। नहीं, जनता समझ रही है। किसी को झूठ बोल के किसी को कितनी देर बेवकूफ बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि हिमाचल का परिणाम देखिए, कर्नाटक का परिणाम देखिए। अब धीरे धीरे जनता की समझ में आ रहा है कि किसमें उनकी भलाई है, किसमें उनकी बुराई है, क्या इन्होंने बातें की है, तो सब चीजें खुल के सामने आ रहा है। अब जनता को मूलभूत जो समस्या है उससे जूझना पड़ रहा है, तो सब कुछ जनता समझ रही है। डॉक्टर महेंद्र राणा जी, जैसा आपने तो सुना, महेश जोशी जी का भी सुना, मधु जी का भी ना, मधु जी का था कि भाई हम समाज सेवा करके आम आदमी तक पहुंचने के लिए, लोगों की सेवा कर करके हम ऊपर तक पहुंच रहे हैं और हकीकत में हम परिणाम दिखा रहे हैं। और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति रही, दिखाती तो है कि सब कर रही है सेवा, दिखाती तो है कि काम कर रही है, लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिल पाता इनको? आज भी अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो आप देखिए, मतलब कई धड़े हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। अगर ये आज भी एक साथ खड़े हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो जाएगा 5 लोकसभा जीतना, लेकिन न ये खड़े होंगे न भाजपा, ये मुश्किल होगी।
बिल्कुल, देखिए इसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। ये निश्चित रूप से सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस के भी, जैसे अभी भट्टी ने गिनाया कि 2 राज्यों में अच्छे परिणाम आए। लेकिन जहां तक बात परिणाम की है और जो गुटबाजी की आपने बात की, हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि गुटबाजी दोनों दलों में है। अगर उत्तराखंड की भी बात करें तो केवल अगर मैं हरिद्वार की भी बात करूं तो वहां पे चुनाव में इस समय मदन कौशिक जो पूर्व मंत्री और अध्यक्ष रहे, उनका गुट अलग से काम कर रहा है, निशंक जी का गुट अलग से काम कर रहा है। सेम वही चीज कांग्रेस में भी है। और यहाँ पे मैं फिर से परिवार को लाना चाहूंगा कि देखिए परिवार का मुखिया कितना मजबूत है, इस पे डिपेंड, ये उसकी मजबूती पे डिपेंड करता है कि किस परिवार के अंदर की बात बाहर आती है। यहाँ पे परिवारवाद में जो कांग्रेस का परिवार है या परिवार पर क्या है, उनकी पकड़ की मजबूत नहीं रही है संगठन में कि लोगों के सामने छूट जाए या वो आना ही नहीं, या लोग डरे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बात है कि संघ परिवार का डंडा इतना तगड़ा होता है कि वहां पे कितनी भी गुटबाजी हो, आप ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ कोई भी बात बाहर नहीं आ पाती। वहां पे संघ परिवार इतना मजबूत है, उसका शासन इतना मजबूत है, मानता हूं कि वहां पे अगर जनता बात आता है कि वो किसी बड़े नाम से नहीं करेंगे। कांग्रेस में ये दिक्कत आ रही है आज की तारीख में कि वो इनको भी कुछ करना चाहते हैं, इस गुट को भी उस गुट को भी ना। वो इस स्थिति में है कि एक गुट उनसे छिटक के चला जाए, क्योंकि वो इतने कम लोग इस समय रह गए हैं संगठन में भी, अगर कांग्रेस की बात करें, कि उनके पास होने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो जो बचा हुआ है वो इसको भी खुश करते हैं, उसको भी खुश करते हैं। उस चक्कर में जो है दोनों ही जो इनके अलग अलग जो धड़े होते हैं, कांग्रेस में जैसे मैं खुल के कहूं, जैसे प्रीतम जी का धड़ा है और हरीश रावत जी का धड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ ओपन मीडिया में आ जाते हैं। कई बार उससे पार्टी की भी किरकिरी होती है। तो ये परिवार की जो मुखिया की जो पकड़ है उसकी कमजोरी के कारण। डॉक्टर साहब, जब नए लोगों को ऐसे अनुभवी आदमी को अगर आप बनाते तो परिणाम कुछ होता। प्रीतम सिंह नो डाउट ताकतवर व्यक्ति थे, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, पकड़ भी थी, सब कुछ थी। लेकिन यही आपस की खींचतान की वजह से कांग्रेस ने नया अध्यक्ष बनाया, जो स्वीकार आज भी लोग मतलब अब कह सकते हैं स्वीकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये राजनीतिक अगर 2024 के चुनाव को मतलब ध्यान में रखते हुए बात करूं, तो जैसा मैंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार मान के लोग चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चल रहे हैं कि 5 सीट अगर नॉर्मली देखा जाए तो आसानी से जीतने की स्थिति में नहीं है। तो ये भी सुना जा रहा है कुछ परिवर्तन सीटों में भी किया जा सकता है, कुछ लोगों को बदला जा सकता है। तो क्या आप ये देखते हैं कि अगर कुछ लोगों को बदलने की स्थिति एक है, दूसरी जो कल का एक चीज मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा और उससे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से विपक्ष एकजुट दिखा है, तो क्या ये माना जाए कि उसकी झलक या उसका परिणाम क्या यहाँ के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगी? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर हम 5 सीटों की बात करें तो जो भी सर्वे जो अब तक आ रहे हैं और जो आकलन आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं है चुनाव जीतने के। खासकर जो वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे जनता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हरिद्वार से लेके कई जगह पे ऐसे भी पोस्टर जनता और लोगों के द्वारा लगाए गए कि हमारे विधायक, हमारे सांसद गायब हैं, लापता के वो लगाए गए। और ये बात वर्तमान जो सांसद है वो भी समझते हैं, पार्टी भी समझती है, और सबसे बड़ी चीज है कि संघ परिवार भी समझता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 या 3 सीटों में उम्मीदवारों का बदलाव कर सकती है और नए चेहरों को जो जनता के बीच में संघर्ष करते दिख रहे हैं उनको ला सकती है। मधुकर जी, डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा भी। मधुकर जी, कल का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि 24 के मद्देनजर ही सीबीआई का जो यहाँ पे प्रकरण उसे देखा जा रहा है, और 24 के चुनाव के मद्देनजर सीबीआई का प्रकरण देखा जा रहा है, तो 24 के मद्देनजर ही कल की जो पटना में रैली हुई या ये कहिए बैठक हुई या विपक्ष एक साथ बैठा, तो उसे भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, ये नहीं समझ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अगर विपक्ष इस तरह से एक साथ खड़ा हो गया तो पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी दिक्कत आएगी।
देखिए ऐसा कुछ नहीं, देखिए जिस प्रकार से कल जो बैठक हुई वो पूरी, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पूरी जो भारत का जनमानस है वो इसको अच्छी भली भांति समझता है। आज जहां पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा एक, मैं कहूंगी वसुधैव कुटुंबकम का जो उनका एक विचार था, वो पूरा विचार आज पूरा अमेरिका जैसा जो देश है वो उसको स्वीकार कर रहा है। और जो जितने भी, क्योंकि एक देखिए एक पूरा प्रधान सेवक जो पूरे देश के लिए, पूरे अपने देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अगर वो चल रहा है, एक भाव से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि पूरी भारत की जनता इसको देख रही है। और कहीं ये, क्योंकि ये घबराए हुए हैं अपने को बचाने के लिए किसी प्रकार से एक स्वार्थवश, ये सबको पता है कि एक स्वार्थ के तहत अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए कहीं अपना चेहरा कहीं दिख जाए कहीं टीवी चैनलों में, इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं। इनका कहीं कोई असर नहीं नजर हो, कहीं भी ये कहीं नजर नहीं आने वाला। पूरे के पूरे जितना भी है, पूरी और मुझे लगता है इस बार और अधिक तरीके से हम पूरा जितनी पिछली बार था उससे भी ज्यादा अधिक हम आंकड़ा 2024 का पार करने वाले हैं। मैं जोशी जी, कल की जो मीटिंग थी पूरी हिंदुस्तान में सब बड़ा सफल मान के चल रहे, और विशेषकर विपक्षी पार्टियां, और उनके साथ में अगर आप ये मानो कि लोकसभा का चुनाव यहाँ और यहाँ भी उसी गणित के तहत सारी पार्टियां आपके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो क्या मानते हो आप कि यहाँ आप विपक्ष को साथ में ले चल के तभी जीत सकते हो, या अकेले आप ताकत में हो जीतने की? देखिए कांग्रेस को काफी मजबूत है, और जिस तरह से मैं टिहरी लोकसभा सीट की बात करता हूँ, क्योंकि हमें टिहरी लोकसभा में घूमने का, यहाँ पे काम करने का काफी मौका मिल रहा है। शुरू से हम इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो जिस तरह से रानी साहिबा के प्रति लोगों में नाराजगी है, तो उससे तो ये होता है कि, और जिस तरह का माहौल बन रहा है दिन प्रतिदिन, जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो आप देखिए कानून व्यवस्था का सवाल को देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए जिसमें जिस तरह के इतने जुर्म होते हैं प्रदेश के, वो है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इसमें नाराजगी है। यहाँ पे तो कांग्रेस एक आधा सीट में अगर आप देख लीजिए, लेकिन कांग्रेस अपने स्तर पे काफी मजबूत है। डॉक्टर साहब, अभी मधु जी की बात आपने सुनी कि मोदी जी विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत को लेके जा रहे हैं, हकीकत में देखने को मिल रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है पूरे विपक्ष से, जबकि आरएसएस कह चुका है कि मोदी जी के चेहरे से नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत से चुनाव लड़ो। अगर अपने ताकत की बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ लड़ती है, तब मजबूत ज्यादा होगी कि मोदी के सामने विपक्ष अगर एक होता है तब मजबूत ज्यादा होगी? क्योंकि आरएसएस कह चुका है कि मोदी के नाम पे चुनाव इस बार नहीं, आप भी लड़ो, आप भी मेहनत करो। तो ऐसे में क्या माना जाए? देखिए, हकीकत तो ये है कि अगर मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए आने वाले चुनाव में बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मोदी जी की अनडाउटेडली स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में कहीं दिखती नहीं है, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरएसएस कुछ भी कहे, लेकिन लास्ट में जो ब्रांडिंग होगी वो मोदी जी के नाम से ही होगी, जो वोट मांगा जाएगा वो मोदी जी के नाम से ही मांगा जाएगा। और ये मोदी जी कई बार चुनाव में कह चुके हैं कि आप सिर्फ मुझे वोट दीजिए। उत्तराखंड में भी उन्होंने कहा कि आप किसी को मत देखिए, आप मेरे चेहरे को देखिए और मुझे वोट दीजिए। तो बिना मोदी जी के तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम बहुत कठिन हो जाएगा। रही बात जो विपक्षी एकता की बात आपने कही थी, ये जो हिमाचल और कर्नाटक के परिणाम आए हैं, उससे विपक्ष को थोड़ा सा संजीवनी तो मिली है, थोड़ा एक उम्मीद जगी है कि अगर हम लोग पिछली गलतियों को नहीं दोहराएं और जहां पे जो पार्टी मजबूत है वहां पे उसको सपोर्ट किया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक परसेप्शन जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अविजय अपराजित है, लेकिन अब ये कर्नाटक के चुनाव के बाद और हिमाचल के चुनाव से भी विपक्ष में एक उम्मीद जगी है कि नहीं, अगर हम सही रणनीति के साथ चुनाव लड़ते हैं तो 2024 में आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, समय की बाध्यता होती है, मैं अंतिम प्रश्न मधु जी से लूं, उससे पहले आपसे, बिना कांग्रेस के विपक्ष क्या बेईमानी है एकता? विपक्ष में एकता बिना कांग्रेस की क्या बेईमानी है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ लेकर के सारे विपक्षी दल चलेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे। भले ही कांग्रेस आज जो है कमजोर जरूर है, लेकिन विपक्ष की जो आत्मा है आज मुझे लगता है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की।
चलिए मधु जी, अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि आज का मुद्दा 24 को देख करके, 24 के चुनाव के मद्देनजर ये जो सीबीआई की अभी नोटिस आई है, और सीबीआई जैसे उस स्टिंग प्रकरण को लेकर के आई है, लोग देख रहे हैं, तो अगर 24 पे एक प्रश्न बनता है कि 24 का चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तैयारी कर रही है, क्या उत्तराखंड में उसी तैयारी के तहत आप तो कहोगे कि 5 सीट पाओगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति जो स्थिति है, अगर विपक्ष एक हो जाता है तब भी क्या आप 5 सीट पे उम्मीद करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से संजय जी, हम बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर बता रहे हैं। हमें जिस प्रकार से उत्तराखंड, अगर हम यहाँ कहीं देवभूमि की बात करें, तो हमने जिस प्रकार से हमारी ऑल वेदर रोड को जिस प्रकार के जो ये माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था वो पूरा साकार हो गया है। साथ में यहाँ की पूरी जिस प्रकार से आप देखेंगे पूरी जो श्रद्धालु है, जो जैसे केदारनाथ की आपदा के बाद जब यहाँ पे आने से जो श्रद्धालु कतराते थे, डरते थे, उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं 6 बार यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी पर्यटक को, श्रद्धालु को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उत्तराखंड देवभूमि आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने पूरे, चाहे समान नागरिक संहिता हो, चाहे जिस प्रकार का कोई भर्ती पेपर मामला, कई प्रकरण किसी प्रकार के आया तो हमने उसे सख्त कानून, नकल विरोधी कानून हमने बनाया है। यहाँ पे महिलाओं को जो 36 आरक्षण, 30% जो 36 आरक्षण की जो थी उसमें राजकीय सेवाओं में वो भी दिया है। साथ में हर प्रकार से, ताकि किसी भी प्रकार से कोई ऐतिहासिक हमने जो है यहाँ पे फैसले किए। तो आने वाले समय में हम बिल्कुल इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और लगातार जनता के हित में जो फैसले, जो वर्षों से जो कांग्रेस ने नहीं किया, चाहे धारा 370, चाहे राम का मंदिर हो, हमने जो कहा था हमने वो किया। धन्यवाद मधु भट्ट जी, धन्यवाद महेश जोशी जी, और धन्यवाद डॉक्टर साहब। दरअसल विषय ये नहीं है तो इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं, विषय ये है कि 5 लोकसभा की सीटें हैं केवल उत्तराखंड में, और उस 5 लोकसभा सीट के लिए जो जद्दोजहद चल रही है, और जिस तरह से सीबीआई का यहाँ पे पदार्पण हुआ है, क्या ये माना जाए कि भाजपा उत्तराखंड में भी ये मान के चल रही है कि संघर्ष 5 में करना होगा, या ये मान के चल रही है कि 5 सीट आराम से? अगर ये मान के चल रही है 5 सीट आराम से, तो इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए थी। और अगर संघर्ष है तो ये भी मान के चलिए, अगर विपक्ष एक साथ हो गया तो उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। धन्यवाद, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्यूरो स्टेट ब्यूरो प्रमुख के लिए